नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है भारत की प्रमुख झीलें तथा जलप्रपात। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले साथियों, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि कल मैंने आपको नदियों के बारे में बताते हुए चंबल नदी की सहायक नदियों में से पार्वती नदी को मैंने बता दिया था कि वह अरावली पर्वत की तरफ से निकलती है। गलती से बता दिया था, वह विंध्यन क्रम की श्रेणियों से निकलती है। अरावली क्रम की तरफ से जो निकलती है वह बनास नदी है। वह भी चंबल की एक प्रमुख सहायकों में से एक है। तो चलिए वापस आते हैं क्लास में। आज हमें पढ़ना है झील, और जो दूसरा है वह है जलप्रपात। जलप्रपात, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं झील क्या होती है। झील साथियों, अपने आसपास के, यह मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं का भी क्षेत्र है, अपने आसपास के क्षेत्र से काफ़ी नीचे की आकृति या गर्तनुमा आकृति में जब कोई स्थलाकृति होती है तथा इस स्थलाकृति में जल भरा हुआ होता है तो हम उसे झील कहते हैं। कुछ झीलें साथियों तो इतनी बड़ी होती हैं कि उनसे नदियों का भी उद्गम होता है। जैसे कि ऐसी ही एक झील है यहाँ पर पीलीभीत के पास, फूलहर झील। यहाँ पर पीलीभीत है, पीलीभीत के पास है फूलहर झील। यहीं से आपकी गोमती नदी निकलती है और यही गोमती नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है गाजीपुर के पास। गाजीपुर के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। इस तरह से जो झीलें हैं वह कई प्रकार की होती हैं। कुछ झीलें हैं जो मौसमी होती हैं, अर्थात बरसात में उन्हें पानी रहता है, उसके बाद वो सूख जाती हैं, तथा कुछ झीलें ऐसी हैं जो सदा नीरा होती हैं या जिनमें हमेशा जल भरा रहता है। ज़्यादातर उत्तर भारत की जो झीलें हैं उनमें वर्ष भर जल रहता है, जबकि दक्षिण भारत की झीलों में या तो वर्ष भर जल नहीं रहता है या रहता भी है तो बहुत नाम मात्र का। तो चलिए जानते हैं झीलों के बारे में। भारत की प्रमुख झीलें। अब ऐसी झीलों के हम बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो नदियों से संबंधित हैं, जैसे कि फूलहर झील। फूलहर झील की जिस नदी से संबंधित है उसका नाम झेलम है। झेलम नदी हिमालय से निकलकर फूलहर झील से होते हुए आगे प्रवाहित होती है और यह चिनाब नदी में मिल जाती है। फिर है सांभर झील। साथियों, सांभर झील लूनी नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। यह स्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वैसे तो भारत की सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की है वह चिल्का झील है, लेकिन स्थलीय भाग में सबसे बड़ी सांभर झील है। सांभर झील से ही साथियों बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। फिर है लोकटक झील। लोकटक झील साथियों, यह देखिए हमारा त्रिपुरा राज्य है, फिर यह मिजोरम है, इसके ऊपर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। तो यह मणिपुर का राज्य जो है, इस राज्य में आपकी लोकटक झील है। लोकटक झील में ही भारत का सर्वाधिक छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। फिर है चिल्का झील। चौथे नंबर पर है पुष्कर झील। पुष्कर झील भी लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। यह राजस्थान की झीलें हैं, पुष्कर झील और सांभर झील।
लूनी नदी जो है इसमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है, बरसात के समय पानी रहता है और गर्मियों के समय यह नदी लगभग सूख जाती है। यह नदी कच्छ के रन में जाकर गिरती है गुजरात के पास। फिर है चिल्का झील। चिल्का झील जो है वह महानदी के मुहाने पर है और यह खारे पानी की भारत की सर्वाधिक बड़ी झील है। फिर कोलेरू लेक है। कोलेरू लेक जो है वह कृष्णा एवं गोदावरी के डेल्टा क्षेत्रों में है। यह झील अब मीठे पानी की झील है क्योंकि यह मुख्य भूमि से काफ़ी अंदर है। कभी यह सागर तट पर थी लेकिन वर्तमान समय में यह मुख्य भाग से काफ़ी अंदर है। फिर है हरके झील। हरके झील साथियों ब्यास एवं सतलज नदी पर बनाया गया बांध के पीछे है। फिर है अष्टमुड़ी झील। यह झील पेरियार नदी के अपवाह क्षेत्र में पड़ती है जो कि केरल में है। और केरल की जो पेरियार नदी है यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। फिर है उमियाम झील। उमियाम झील जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है उमियाम नदी पर। फिर है ओस्मान झील। यह मूसी नदी पर है तेलंगाना में। फिर है चोलहामू झील। यह तीस्ता नदी पर है सिक्किम में। फिर है गुरुडंगमर झील। यह भी तीस्ता नदी पर है और सिक्किम में है। सिक्किम राज्य साथियों यह आपका भूटान राज्य है। भूटान के इधर यह सिक्किम है, यहीं पर यह झीलें हैं। इसके आगे फिर अरुणाचल है, यहाँ पर ये दोनों झीलें हैं। फिर आते हैं राष्ट्रीय झीलें, कुछ प्रमुख झीलें। इसमें वुलर झील है जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बताया। यह संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से निकलती है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह झेलम नदी से प्रवाहित होती है। झेलम नदी से मतलब यह जो झील है इससे होकर झेलम नदी प्रवाहित होती है। यह गोखुर झील है। अब गोखुर झील क्या होती है साथियों? गोखुर झील यह होती है कि जब कोई नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में आती है तो वह काफ़ी इस तरीके की आकृति बनाती है, काफ़ी अपना मार्ग विचलित कर लेती है क्योंकि उसके पास ढाल नहीं होता है तो पानी इधर उधर बह जाता है। इसी क्रम में जब यह नदी यहाँ पर अधिक दबाव डालती है और यहाँ पर जमाव करती है, कहने का मतलब है इस वाले छोर को काटेगी और यहाँ पर जमाव करेगी। तो इस तरीके से कटते कटते कुछ इस तरह की आकृति हो जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि यह भाग पूरा कट जाता है, उधर नदी का बहाव नहीं हो पाता है इस तरफ और नदी यहाँ सीधे जाने लगती है। तब इस तरीके की आकृति या सीधे नदी जाने लगती है और यह जो मार्ग पुराना है वह छूट जाता है। इसे ही गोखुर झील कहते हैं। तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर वुलर झील जो है वह तो मैदानी क्षेत्र में नहीं है और ना ही तो आपकी जो झेलम नदी है वह मैदानी क्षेत्र में है, तो फिर यह गोखुर झील का निर्माण कैसे करती है? साथियों तो यह समझ लीजिए आप, जैसे दो पर्वत होते हैं, एक यह पर्वत है एक यह पर्वत है। अब इन पर्वतों के पश्चिमी भाग से तथा इसके पूर्वी भाग से अनेक छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं जो इन दोनों के बीच की घाटी में आकर काफ़ी अवसाद जमा कर देती हैं। अवसाद जमा करने से यहाँ पर स्थानीय रूप से मैदानी भाग का निर्माण हो जाता है और जब मैदानी भाग का निर्माण हो जाता है तो अपवाद स्वरूप यहाँ पर गोखुर झील का भी निर्माण हो गया। अब बात करते हैं सांभर झील की। तो साथियों सांभर झील जो है वह अंतःस्थलीय भाग में स्थित वृहत्तम खारी झील है। इसके बारे में भी अभी ऊपर पढ़ा है हमने। भारत का सर्वाधिक जो नमक है वह इसी झील से निकाला जाता है। फिर है डेवर झील। यह डेवर झील जो है यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है
मानव निर्मित झील है जो राजस्थान में बनी है, इससे भी नमक का उत्पादन होता है। फिर है लोकटक झील। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है और इसमें अभी हमने ऊपर बताया केबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह झील तैरती द्वीपीय झील के लिए भी प्रसिद्ध है। जो यह झील है इसी में एक द्वीप है केबुल लामजाओ नाम का, जिस पर यह राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है चिल्का लेक। चिल्का लेक साथियों एक लैगून है। यह हमारा है उड़ीसा का तट। उड़ीसा के तट पर यह है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील एक लैगून है क्योंकि यह एक बहुत संकरे मार्ग से शेष सागर से जुड़ी हुई है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर है वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील भी खारे जल का लैगून है जो केरल का सबसे बड़ा लैगून है, वेम्बनाथ झील। फिर है लोनार झील। लोनार झील साथियों ज्वालामुखी झील है जिसको बुलढाना जिला महाराष्ट्र में अवस्थित है। फिर है रेणुका झील। रेणुका झील सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ चिड़ियाघर एवं लायन सफारी एक साथ ही पाया जाता है, बनाया गया है मतलब। फिर है हिमायत सागर हैदराबाद में है। यह मानव निर्मित झील है, मूसी नदी पर है। फिर है निक्की झील। निक्की झील जो है राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान में जो झीलें हैं उनमें सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वह निक्की झील है। संभवतः कभी यह ज्वालामुखी मुख पर स्थित थी, माउंट आबू पर है। ज्वालामुखी झीलें क्या होती हैं? अभी हमने दो झीलों के बारे में पढ़ा ज्वालामुखी। एक तो लोनार झील के बारे में पढ़ा कि यह ज्वालामुखी झील है। फिर हमने निक्की के बारे में पढ़ा कि यह कभी ज्वालामुखी झील थी जो माउंट आबू पर्वत पर है। साथियों तो जान लेते हैं थोड़ा सा। यह मान लीजिए कोई पर्वत है, इसी से होकर यह ज्वालामुखी उद्गार होता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो यह एक चरण में ज्वालामुखी बाहर नहीं आ जाता है, कई चरणों में और कई वर्षों तक यह बाहर निकलता रहता है। इस तरीके से जैसे जैसे लावा निकलने की दर धीमी होती जाती है तब इसी पर्वत पर या पठार पर कुछ इस तरीके से लावा निकलने लगता है और चारों तरफ जमा हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की आकृति का निर्माण होता है अंततः इस तरीके की। और इसी जो यह कटोरी नुमा आकृति हो गई है, इसी में जब काफ़ी जल भर जाता है तब इसे ज्वालामुखी झील कहते हैं। भारत में सिर्फ एक ही ज्वालामुखी झील है, वह है लोनार झील, जिसको सभी लोग जानते हैं। वैसे तो स्थानीय स्तर पर और भी झीलें हैं, लेकिन जिनको राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है उसमें लोनार प्रमुख है। फिर है खेचियो पालरी झील। साथियों खेचियो पालरी झील यह सिक्किम में है। यह हिंदुओं एवं बौद्ध धर्म के जो धर्मावलंबी हैं उनके लिए एक पवित्र झील है। फिर है फुलहर झील। फुलहर झील के बारे में हमने अभी ऊपर बताया। यह पीलीभीत के पास फुलहर झील है जिससे गोमती नदी निकलती है। फिर है साथियों झीलों के प्रकार। अब झीलों के प्रकार में देखिए विवर्तनिक झील। अभी हमने बताया आपसे ऊपर जो विवर्तनिक कारणों से या विवर्तनिक क्रियाओं से, हलचलों से, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से जिनका निर्माण होता है उसे हम विवर्तनिक झील कहते हैं। इसमें है आपकी वुलर झील। वुलर झील या कश्मीर एवं कुमायूं हिमालय के मध्य में पाई जाती है। फिर है ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झीलों के बारे में भी अभी हमने बताया किस तरीके से लोनार झील का निर्माण हुआ। जैसे कोई ज्वालामुखी निकलता है और उसका ऊपरी भाग इस तरीके से कटोरे नुमा हो जाता है जिसमें जल
वर्षा जल भर जाता है और फिर इसे हम झील कहने लगते हैं, जैसे कि आपकी लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। फिर अनूप या लैगून झील, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो लैगून होते हैं उनको अनूप भी कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर अनूप लिखा हो तो उसे लैगून ही समझिए, मतलब लैगून अनूप एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर है चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील तथा केरल की झीलें इसके अंतर्गत आती हैं। चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है और कोलेरू आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा तट के अंदर है। जैसे इस तरीके से देखिए, यह दक्षिण भारत है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट है जहाँ पर आपकी पुलिकट झील है ये वाली, फिर आपकी कोलेरू झील है यहाँ पर आंतरिक भाग में, और फिर यहाँ उड़ीसा के तट पर आपकी चिल्का झील है। फिर है हिमानी झीलें। हिमानी झीलें साथियों उनको कहते हैं जो बड़े बड़े हिमनद होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। अब हिमनद के द्वारा झीलों का निर्माण कैसे होता है, यह एक प्रश्न है आपके जो मन में उठ रहा होगा। तो चलिए इसका समाधान करते हैं। मान लीजिए यह कोई पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर बहुत सारा हिम जमा हुआ है और यह ढाल काफ़ी तीव्र होता है। जब यह जरा सा भी अगर हिमनद में हलचल होती है या फिर पृथ्वी की आंतरिक भागों में हलचल होती है तो यह हिमनद जो है वह खिसकने लगता है। खिसकने से के साथ यह पर्वत पर काफ़ी दबाव डालता है और खरोंचता है इसको। खरोंचने के साथ ही इसको कहीं कहीं से काट देता है, और काट देता है तब इस तरीके की आकृति का निर्माण होता है ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में, इस तरीके का, जिन्हें हम हिमानी निर्मित झील कहते हैं। यह पर्वत के ऊपरी भागों में भी हो सकता है और पर्वत के निचले भागों में भी हो सकता है। इस प्रकार की झीलों से जो बनी हैं वह कुमायूं हिमालय की झीलें हैं, नैनीताल झील है, भीमताल झील है, राकसताल झील है और नौकुचिया ताल झील है। ये सारी जो झीलें हैं वह हिमानी निर्मित झीलें हैं। अगर आप उत्तराखंड कभी घूमने गए होंगे तो आप ज़रूर भीमताल, नैनीताल, राकसताल आदि ताल घूमे होंगे, वह सभी हिमानी निर्मित झीलों के ही उदाहरण हैं। फिर है वायु निर्मित झीलें। अब ये वायु निर्मित झीलें क्या होती हैं साथियों, जैसे मान लीजिए यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो रेगिस्तान है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जब तीव्र हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी यहाँ से काट कर कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दी जाती हैं। तो इस वाले क्षेत्र से जब मिट्टी कट जाती है तो यह एक खाली गर्तनुमा आकृति बन जाती है और इसमें अगर पानी भर जाता है तो इसे हम वायु निर्मित झील कहते हैं। इस प्रकार की झीलें आपके राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलती हैं, क्योंकि राजस्थान में ही मरुस्थलीय क्षेत्र भी मिलता है। इसके पीछे सिर्फ यही एक कारण है। फिर है गोखुर झीलें। गोखुर झीलों के बारे में भी हमने बताया, यह उत्तरी भाग के जो मैदान हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। जब नदियाँ पर्वतों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो यह काफ़ी विचलित हो जाती हैं अपने मार्ग से, और फिर अंततः यह कभी सीधा मार्ग अगर धारण कर लेती हैं तो यह बचा हुआ क्षेत्र जो है इसे गोखुर झील कहते हैं। इसे गोखुर झील इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो गाय होती है उसके पैर की आकृति की होती है, इसलिए इसे हम गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील। फिर आते हैं उत्तर भारत की झीलें। अब देख लीजिए मानचित्र में कि उत्तर भारत की झीलें कहाँ पर हैं। यह है आपकी वुलर झील जो झेलम नदी के अपवाह क्षेत्र में पड़ती है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। फिर है डल झील, इसके दक्षिण पूर्व में, और उसके दक्षिण पूर्व में है
शेषनाग झील। शेषनाग झील के पूर्व में सूरज ताल है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ तो सूरज ताल है जो हिमाचल प्रदेश में है, और यह सूरजकुंड झील है जो आपकी हरियाणा में है। तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा कि सूरज ताल और सूरजकुंड, ठीक है। एक आपकी सूरज ताल है, जो ताल ज़्यादातर आप जानते हैं कि उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश की तरफ हैं, और जो कुंड हैं वह आपका हरियाणा में है, सूरजकुंड, और सूरज ताल है आपका हिमाचल प्रदेश में। उसके नीचे है चंद्रताल। फिर उसके बाद उत्तराखंड में सात ताल, भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, ये सारे जो ताल हैं यह उत्तराखंड में हैं। फिर रूपकुंड भी जो है वह उत्तराखंड में ही है। फिर यह है फुल्लर झील। फुल्लर झील से ही आपकी गोमती नदी निकलती है जो पीलीभीत के पास है। फिर इसके पूर्व में अगर चलेंगे आगे तो सिक्किम में कई सारी नदियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसमें है चोलसान झील जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। फिर है गुरुंडार झील सिक्किम की, और सोंगमा झील सिक्किम की ही हैं दोनों। फिर मेघालय में आइए तो ओस्मान झील है मेघालय में, अमियांग झील है मेघालय में, और लोकटक झील जो है आपकी वह मणिपुर में है, जिसमें केबुल लामजाओ नामक भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लोकटक झील भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसलिए यह दोनों आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल जो है साथियों यह गोरखपुर में है। फिर मध्य प्रदेश में आते हैं भोज झील। भोज झील पे जो है वह आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। फिर राजस्थान की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ रेणुका झील है जो आपकी ऊपर है। इसके नीचे हरके बैराज हैं। फिर सूरजकुंड झील है जो हरियाणा की है। फिर सांभर झील जो भारत के आंतरिक क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर भारत का सर्वाधिक नमक यहीं से प्राप्त होता है। फिर इसके पश्चिम में जाएंगे तो पुष्कर झील है, और पुष्कर झील के नीचे आपको यहाँ निक्की झील मिलेगी जो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची झील है, और खारे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है यह। फिर है डेबर झील जो अभी हमने पढ़ी थी। यह सबसे बड़ा कृत्रिम खारी झील है। निक्की झील जो है वह कृत्रिम खारी झील है, और जो सांभर झील है वह सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। फिर है दक्षिण भारत की कुछ झीलें हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। इसमें नल सरोवर झील है जो गुजरात की है। फिर लोनार झील है। लोनार झील के बारे में आपको अभी बताया ऊपर, इसको भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी झील है जो ज्वालामुखी के मुख पर स्थित है। ज्वालामुखी झील है यह। फिर यहाँ तेलंगाना में हुसैन सागर है और हिमयात सागर है। यह भी बहुत कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हुसैन सागर। फिर इसके नीचे जाएंगे तो आपको कोरमबोलिन झील मिलेगी जो आपके गोवा में है। फिर है मायेम झील मिलेगी जो आपकी कर्नाटक में है। फिर वेम्बनाथ झील है केरल की सबसे बड़ी झील है, और वीरन पूजा झील है जो केरल की है। केरल के नीचे ही अष्टमुड़ी झील है। फिर उत्तर की ओर जाएंगे तो आपको चेम्बरबक्कम झील मिलेगी जो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर आपकी पुलिकट झील है। और फिर ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में ही आपकी कोलेरू लेक है। कोलेरू लेक के ऊपर उड़ीसा में पहुंचेंगे तो उड़ीसा में आपकी चिल्का लेक है जो खारे पानी की सर्वाधिक बड़ी झील है। साथ ही इसमें कुछ झीलें हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जैसे चिल्का लेक सबसे बड़ी झील है चिल्का लेक।
खारे पानी की। फिर कोलेरू लेक यह मीठे पानी की है। ज़्यादातर लोग यहाँ भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो समझेंगे यह तटीय झील है इसलिए यह खारे पानी की होगी, लेकिन यह तट से थोड़ा अंदर की ओर है। कृष्णा और गोदावरी का जो अपवाह क्षेत्र है उसके मध्य में स्थित यह मीठे पानी की झील है। फिर पुलिकट झील के बारे में हमें पता होना चाहिए, अष्टमुड़ी झील पता होनी चाहिए, वेम्बनाड झील पता होनी चाहिए, केरल की सबसे बड़ी झील है, और लोनार झील के बारे में पता होना चाहिए, और हुसैन सागर के बारे में भी पता होना चाहिए। यह मूसी नदी पर स्थित झील है। इतनी झीलें जो दक्षिण भारत की हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रमुख जलप्रपात। अब जलप्रपातों के बारे में पढ़ते हैं। साथियों, जलप्रपात क्या होते हैं? सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि जलप्रपात कहते किसे हैं। मान लीजिए कि विवर्तनिक कारणों से कोई यह क्षेत्र है जो पर्वतीय क्षेत्र है तथा इससे यह कट कर नीचे की ओर धंस जाता है, तो कुछ इस तरीके की आकृति का निर्माण होता है। अब देखिए, यहाँ पर कोई नदी अगर यहाँ से बह रही होगी तो वह पहले यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर एकदम से उसे नीचे उतरना पड़ेगा, मतलब सीधा ढाल नीचे उतरेगी, फिर वो बहेगी, फिर सीधा ढाल नीचे उतरेगी। ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में कई सारी पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं क्रमशः, जो ऊंचाई में क्रमशः एक दूसरे से ज़्यादा होती हैं, या फिर किन्हीं विवर्तनिक कारणों से कोई स्थलीय भाग एकदम से नीचे धंस जाए या फिर कोई स्थलीय भाग एकदम से ऊपर उठ जाए, और वहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो हैं वह जलप्रपात का निर्माण करेंगी। तो जलप्रपात एक ऐसी स्थलाकृति होती है जहाँ से जल एकदम से नीचे की ओर गिरता है झरने के रूप में। अब देखते हैं जोग जलप्रपात। यह शरावती नदी कर्नाटक में है। यह चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। फिर है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है भारत का। यह कावेरी नदी पर स्थित है। फिर है हुंडरू जलप्रपात। यह रांची के पास स्वर्णरेखा नदी पर है। इसकी जो ऊंचाई है वह 98 मीटर है। फिर है कपिल धारा। कपिल धारा अनूपपुर एक ज़िला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। यह आपको ध्यान देने की बात है, चित्रकूट जलप्रपात। फिर है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात साथियों कर्नाटक एवं गोवा के सीमा रेखा पर है। यह मांडवी नदी पर है। और मांडवी नदी कहाँ पर गिरती है? पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है और यह एस्चुरी बनाती है। फिर है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर है लैंडसिंग एवं नोहकालीकई जलप्रपात। यह जो जलप्रपात है यह मेघालय में है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई कभी 455 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में 183 मीटर है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में बरावी नदी पर स्थित है। अब विश्व जलप्रपात जो डेटाबेस है उसके अनुसार विश्व का जलप्रपात एक ऐसी संस्था है जो जलप्रपातों से संबंधित डेटाबेस अपने पास रखती है और उसे प्रसारित करती है। इसके अनुसार वर्तमान में कुंचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह 183 मीटर है, जबकि वास्तव में इसकी ऊंचाई कितनी थी? 455 मीटर थी। और नोहकालीकई की जो ऊंचाई है वह 340 मीटर है, जो उससे पूर्व में 335 मीटर थी। पूर्वी खासी हिल पर यह नोहकालीकई जलप्रपात स्थित है। यह वर्तमान में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार
पहले स्थान पर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जबकि भारत में आधिकारिक रूप से अब भी कुंचिकल जलप्रपात को ही दिखाया जा रहा है। फिर है भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात, ये नोहकाली कई है, पर आधिकारिक स्रोतों में अभी भी कुंचिकल जलप्रपात दिखाया जाता है। यह है भारत के प्रमुख जलप्रपात। यहाँ पर देखिए दक्षिण में आपको यह दूधसागर जलप्रपात है यहाँ पर। फिर इसके नीचे जोग जलप्रपात है कर्नाटक में, गोवा में दूधसागर जलप्रपात है। फिर कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में, और केरल में शिवसमुद्रम जलप्रपात है। फिर इसके पूर्व में देखिए, पूर्व में लैंडसिंग जलप्रपात है जो आपका मेघालय में है, और नोहकाली कई भी जलप्रपात है जो आपका मेघालय में है। यह भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है वर्तमान में, तो परीक्षा की दृष्टि से आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर है हुंड्रू जलप्रपात, और यह है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। फिर कपिलधारा जलप्रपात, यह भी नर्मदा नदी पर है। फिर चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है जो इंद्रावती नदी पर है। इस प्रकार यह भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात थे जिनके बारे में हमने बात की। तो साथियों, अब तक हमने भारत की कई सारी प्राकृतिक जो भौतिक क्या कहते हैं नदियां हैं जैसे, और पर्वत हैं, पठार हैं, भौतिक भू आकृतियाँ जो हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो इन भौतिक भू आकृतियों से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एक MCQ टाइप का एक टेस्ट होगा आपका संडे को, जो सुपर 30 के नाम से आएगा। सुपर 30 के नाम से आएगा। तो आप लोगों को अब तक जो भी पढ़ाया गया है उसी पर आधारित यह टेस्ट होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।